भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। साल था 2002, तारीख 27 फरवरी। सुबह 7:40 में साबरमती एक्सप्रेस के डब्बे में आग लगती है। उसमें सवार 59 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। नरोदा पाटिया में भीषण नरसंहार हुआ। गुलबर्ग सोसाइटी में कम से कम 69 लोग मारे गए, जिनमें पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। जाकिया जाफरी जो एहसान जाफरी की पत्नी थी, जो 2002 के बाद वो अपनी पूरी जिंदगी कानूनी लड़ाई लड़ती रही, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला और 1 फरवरी 2025 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लगभग 16 जिलों में 150 शहरों से ज्यादा और 990 गांवों तक हिंसा फैली। सरकारी आंकड़े के मुताबिक कुल 1044 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 790 मुस्लिम थे और 254 हिंदू थे, पर गैर सरकारी आंकड़ा के अनुसार ये गिनती 1900 से 2000 प्लस बताई जाती है। जो पीड़ित इस हमला में बच गए, उन्होंने ट्रिब्यूनल को ये बताया कि पुलिस ने हमें बचाने की कोई कोशिश नहीं की। जब हम पुलिस से मदद मांगने जा रहे थे, तब उन्होंने कहा हमें आपको बचाने की आदेश नहीं है। और आज इस वीडियो में मैं 2002 की पूरी हकीकत समझाऊंगा, गोधरा कांड की पूरी हकीकत बताऊंगा, जो आपको न्यूज चैनल कभी नहीं बताएगा और ना ही गोदी कंटेंट क्रिएटर। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा सब कुछ सोर्स और रिसोर्स आर्टिकल पढ़ के ही बताऊंगा। मैं अपने तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं करने वाला, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वेरीफाई कर सकते हो। और अभी तक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग आ चुके होंगे जो प्राउड टू बी गुजराती हिंदू और न्यूटन थर्ड लॉ लिखना स्टार्ट कर चुके होंगे। उनसे मैं एक चीज कहूंगा कि आप ये पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद आप सोचना कि आपको ये लिखना है या फिर नहीं। 2002 कांड पर काफी सारे रिपोर्ट बनी है, जिनमें नानावती आयोग, बैनर्जी कमेटी, कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल और ह्यूमन राइट्स का भी रिपोर्ट है। नानावती आयोग को गुजरात सरकार ने बनाई थी। 2008 में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि करीबन 1500 लोगों ने S6 केबिन पर पत्थर चलाया और उसे आग लगा दिया। नानावती आयोग में यह भी लिखा हुआ है कि गुजरात सरकार का मानना था कि गोधरा कांड कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। उनका कहना था कि इसमें जम्मू कश्मीर के आतंकवादी और गोधरा कांड के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान थे। इन लोगों का योजना था कि गोधरा से लौट रहे कार सेवकों को डराओ और उन पर आतंक फैलाओ, ताकि गुजरात के लोगों के मन में डर और आतंक फैला रहे। इसी वजह से ट्रेन को गोधरा स्टेशन के पास रोक दिया गया और उस पर पत्थर से हमला किया गया और बाद में S6 में पेट्रोल और जलते कपड़े में आग लगाकर फेंक दिया गया। और नानावती आयोग ने हुसैन उमर जी को इन सभी का मुख्य आरोपी ठहराया और 2011 में विशेष अदालत ने उन्हें सबूत न होने पर छोड़ दिया और बाकी 63 लोगों को भी बाइज्जत बरी कर दिया। पर अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया होगा, तो किसी कारण से ही। और नानावती आयोग ने दूसरी तरफ मोदी, RSS, बीजेपी, विश्व हिंदू पार्टी और हिंदू पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उन सभी को क्लीन चिट दे दिया कि 2002 के दंगे में इनका कोई हाथ नहीं था। और दूसरी तरफ 2005 में लालू यादव ने जस्टिस UC बैनर्जी कमेटी बनाई। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये आग एक घटना थी, न कि जानबूझकर लगाई गई। एक तरफ गुजरात सरकार की रिपोर्ट यह कहती है कि आग जानबूझकर लगाई गई और बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि आग एक्सीडेंटली फायर थी। इन दोनों रिपोर्ट को ही ह्यूमन राइट्स ने बायस कहा। और इसी के साथ ही साथ एक और रिपोर्ट सामने आया, कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल, जिन्होंने 2002 के खत्म होने से पहले 3 वॉल्यूम रिलीज किया, जिनमें गोधरा कांड की पूरी सच्चाई बताई गई है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 22 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकली थी, जिनमें बहुत सारे कार सेवक थे। सफर के दौरान दाहोद रेलवे स्टेशन पर एक घटना हुई, जहाँ कार सेवकों ने तोड़फोड़ की, मुसलमान दुकानदारों को धमकाया। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि यह घटना आते वक्त हुई थी, अयोध्या से आते वक्त, न कि अयोध्या जाते वक्त। पर ये इतना तय है कि यह हंगामा जरूर हुआ था, पर किस दिन ये मालूम नहीं। अयोध्या से लौटते वक्त साबरमती एक्सप्रेस में एक और बहुत दर्दनाक घटना हुई। रुदौली और दरियाबाग स्टेशन के बीच कार सेवकों ने ट्रेन में बैठे मुसलमान यात्रियों पर हमला किया और औरतें बच्चे जो पूरी तरीके से निर्दोष थे, उन पर भी हमला किया। जब एक लड़के ने इस सब का विरोध किया तो उसे पटरंगा और रौजा गाँव के बीच चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। हालात इतने खराब हो गए कि रुदौली स्टेशन पर कई महिला खून से लथपथ होकर ट्रेन से कूद पड़ी और वहीं पर कार सेवकों ने ट्रेन से उतर
चढ़कर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को, जिन्हें उन्होंने मुसलमान समझा, उनसे भी मारपीट करने लगे। रुदौली स्टेशन पर भी कार सेवकों ने मुसलमान यात्रियों से बहुत बुरा सलूक किया। उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए, कुछ की तो दाढ़ी खींची और कुछ के तो त्रिशूल से भी हमला किया। इतनी गंभीर घटनाओं के बावजूद रेलवे अधिकारियों ने कोई तुरंत कदम नहीं उठाया, न ही पुलिस ने। जो लोग बुरी तरीके से घायल थे उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया गया। इसी बीच वहां स्थानीय हिंदू मुस्लिम दोनों ने इस हमले की निंदा की और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से शांति की अपील की। जब ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद वापस जा रही थी तो कार सेवक त्रिशूल और लाठियों से लैस होकर हर एक स्टेशन पर उतर रहे थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम, मुसलमानों भारत छोड़ पाकिस्तान जाओ, वगैरह वगैरह। और कुछ ने तो धमकी भरे अंदाज में यह कहा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों को कार सेवकों के इस बर्ताव से काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह पाया था, क्योंकि कार सेवक लगभग सारे रिजर्व सीटों पर कब्जा कर ले और पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। इसलिए लोग मजबूरन चुपचाप रहना पड़ा उन्हें। 27 फरवरी 2002 की सुबह 7 बजे साबरमती एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है। वहां प्लेटफॉर्म पर भी एक घटना हुई। कहा जाता है कि कार सेवकों ने एक मुसलमान लड़की से छेड़छाड़ की और उन्हें जबरन खींचकर ट्रेन के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े खाची मुसलमानों ने और कुछ दुकानदार आगे आए और ये बाधा टल गई। गोधरा स्टेशन पर एक और अलग घटना हुई। एक मुसलमान चाय वाला ने जब S6 डब्बे में चाय बेचने के लिए घुसा, तब यात्री उससे चाय ले रहे थे, पर कुछ कार सेवक ने उससे अपमानजनक बातें की, उसे अपमान करने लगे और उसे ट्रेन से बाहर उतार दिया। इसी दौरान कुछ कार सेवक, जिनकी पहचान उनके भागवा पट्टी और त्रिशूल से हो रही थी, वे ट्रेन पर चढ़ गए और सामने बस्ती में रहने वाली मुसलमान औरतों जो सुबह के वक्त अपने कुछ काम से बाहर निकली थी, उनके तरफ अपने कपड़े खोलकर अश्लील इशारा करने लगे। इसी बीच ट्रेन के बाहर और अंदर से पत्थरबाजी भी स्टार्ट हो गई। उसके बाद 7:48 में फिर से ट्रेन चल पड़ी, पर कुछ ही दूर जाते हुए ट्रेन की चैन खींच दी गई थी, क्योंकि पीछे कार सेवक छूट गए थे। वे भी ट्रेन में चढ़ गए। उसके बाद फिर से ट्रेन चली। उसके बाद दोबारा चैन खींचा गया और यहाँ पर गुजरात सरकार का कहना है कि 2000 घाची मुसलमानों ने S6 केबिन में आग लगा दी। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट से यह लगता है कि ट्रेन शायद इसलिए रुकी थी क्योंकि ट्रेन में नारेबाजी हो रही थी और झगड़ा भी हो गया। पुलिस के जांच के मुताबिक सामने आया कि उस दिन अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस में S6 डब्बे में हालात पहले से ही खराब थे। लखनऊ से कुछ कार सेवक बिना रिजर्वेशन के इस डब्बे में चढ़ गए और उन्होंने वहां पर बैठे पहले से ही 66 यात्रियों को, जिनके पास पहले से ही टिकट थी, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि टिकट खरीद के यात्रा कर रहे लोगों को फर्श पर सोना पड़ा। डिब्बा इतना ठसाठस भरा हुआ था कि जब रतलाम स्टेशन पर, जो गोधरा स्टेशन से 2 स्टेशन पहले पड़ता है, वहां पर जब टीटी ने S6 डब्बे में घुसने की कोशिश करी, तब उसे घुसने नहीं दिया गया। यह कहा जा सकता है कि ट्रेन की पूरी क्षमता 1100 लोगों की थी, लेकिन उस दिन लगभग 2000 लोग सवार थे, जिनमें लगभग 1700 कार सेवक थे। S6 डब्बे की रिजर्वेशन क्षमता केवल 72 थी, लेकिन उस दिन वो पूरी तरीके से भरी हुई थी और उस दिन केवल यही एक डब्बा जला और इसमें कितने कार सेवक थे यह निश्चित नहीं था। ट्रेन में कुल 11 डब्बे थे और कार सेवक पूरी ट्रेन में फैले हुए थे। तो सवाल यह उठता है कि आखिर S6 डब्बे को ही क्यों निशाना बनाया गया? अगर 2000 मुसलमान वहाँ होते और उनका निशाना कार सेवक होते तो वो पूरे डब्बे में फैले होते और पूरे डब्बे भी आग लग सकती थी। अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि कुछ यात्री, जिनमें कार सेवक भी शामिल थे, वो इस हमले से बाहर भागे होंगे, तो क्या उन पर कोई मुसलमानों ने हमला नहीं किया? इन सब सवालों का कोई क्लियर जवाब नहीं है। 100 इतने जल चुके थे कि उनकी शारीरिक पहचान नामुमकिन था। गोधरा के कलेक्टर ने ट्रिब्यूनल को यह बताया कि केवल 500 की जानकारी हो सकी और उनके पास मौजूद सामान से। इनमें से एक स्थानीय स्टेशन मास्टर की पत्नी थी, जो गोधरा से वडोदरा जाने के लिए ट्रेन में चढ़ी थी। उनके पास एक मेटल का टिफिन बॉक्स था, जिनसे उनकी पहचान हो सकी। इसीलिए कोई ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सभी मृतक कार सेवक ही थे। जब ट्रेन गोधरा स्टेशन से निकली थी तो S6 डब्बे के सारे दरवाजे खिड़की बंद थे, क्योंकि पत्थरबाजी हो रही थी। माना जाता है कि बाकी डब्बों का भी यही हाल होगा। तो इसका मतलब जब ट्रेन रुका तो बाहर से कोई यह पहचान नहीं कर सकता कि किस ट्रेन के डब्बे में कौन बैठा है, ताकि खास समुदाय व्यक्ति को टारगेट बनाया जाए। अगर कार सेवक ही टारगेट थे तो वो पूरी ट्रेन में फैले हुए थे और पूरी ट्रेन भी आग लग सकती थी, लेकिन सिर्फ S6 डब्बे में ही लगी और बाकी डब्बे में नहीं फैली। इससे साफ संकेत है कि
आग अंदर से ही लगी थी। 7 मई 2002 को जहां पर ट्रेन का डब्बा जले था वहां का निरीक्षण किया गया तो जांच में यह पता चला कि जिस जगह पर ट्रेन रुकी हुई थी वो जमीन से लगभग 10 से 11 फीट ऊंची थी। इतना ऊंचाई और कम जगह पर 2000 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। अगर मान भी लिया जाए कि इतने लोग जमा हुए थे तो वो इस डब्बे के सामने नहीं बल्कि सारे डिब्बों के सामने फैले होते तो दूसरे डब्बों पर भी हमला होता और दूसरे डब्बे इतने ही आसान निशाना होते जितना S6 डब्बा। इसके अलावा अगर बाहर से आग के गोले फेंके गए होते तो डिब्बे के बाहर भी और खिड़कियों के नीचे भी जलने के निशान होते, लेकिन वहाँ ऐसा कोई निशान नहीं था। जलने का निशान सिर्फ खिड़कियों के आसपास और ऊपर था। 27 फरवरी 2002 के दोपहर को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में बयान दिया और लोगों से अपील की शांति बनाए रखें और कहा गोधरा की घटना शायद नारेबाजी की जवाब थी। 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी वहां के कलेक्टर से मुलाकात करने के बाद यह फैसला किया कि लाशों को अहमदाबाद लाया जाए। यह फैसला जिला प्रशासन की सलाह के खिलाफ थी क्योंकि प्रशासन का मानना था कि इससे कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है। प्रशासन ने इसका कड़ा विरोध किया पर फिर भी 100 को गाड़ियों के काफिले से अहमदाबाद की तरफ रवाना कर दिया गया जो सिविल अस्पताल में पहुंचा। शाम 5:30 बजे कर्फ्यू लागू होने के दौरान गोधरा के मुसलमानों के लगभग 40 दुकानों को तोड़ दिया गया। पुलिस का कहना था कि यह इलीगल जगह पर अगर यह दुकानें वाकई अवैध थी तो उन्हें उसी दिन ही क्यों तोड़ा गया जब पूरा गोधरा तनाव से भरा हुआ था। प्रशासन ने यह कदम उठाकर केवल एक समुदाय को ही निशाना बनाया। जैसे पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद बीजेपी नेताओं ने हर एक पीड़ितों के पास जाकर ये कहा कि बोलो तुम हिंदू थे इसीलिए तुम मारे गए, तुम हिंदू थे इसीलिए तुम्हारे सिंदूर मिटा, तुम हिंदू थे इसीलिए तुम्हारे बेटे भाई मारे गए। वैसे ही 27 फरवरी की शाम तक गोधरा कांड की राजनीतिक फायदा उठाने की योजना तैयार कर ली गई। रात 2:30 बजे लाशों को अहमदाबाद लाई गई और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बाहर लगभग 500 लोग इकट्ठा हुए। जब लाश लाई गई तो बहुत सारे लोग नारे लगाने लगे, कार सेवक अमर रहे, हिंदू एकता जिंदाबाद, बदले की कसम खाई। बाहर एक बीएचपी वाले ने मीडिया से यह कहा कि अमरवाड़ी के 9 लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी है तो उनके बदला लेने के लिए 90 और आगे आएंगे। हम वहाँ सिर्फ यज्ञ करने गए थे मगर काफिर मुसलमानों ने भक्तों को मार डाला, अब हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और उसके बाद जो दंगा हुआ हम सबको मालूम है। भारत सरकार का कहना है कि इस दंगे में कुल 850 जाने गई है, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा 100 को अहमदाबाद लाने के बाद जो सबसे पहला हमला हुआ वह गुलबर्ग सोसाइटी में, जो सुबह 7:30 से लेकर शाम 4:30 तक चला। इस बयान में साफ कहा गया है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस सीधा तौर पर दोषी है क्योंकि उन्होंने पुलिस का मदद भेजने का वादा किया था जो उन्होंने निभाया नहीं। मेघानी नगर के चौक पर कुछ गिने चुने पुलिस को भेजा गया लेकिन वो केवल मुख्य दर्शक बने रहे, जबकि सामने खड़े 70 लोगों को बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मारे गए लोगों में से 10 से 12 महिला भी थी। उनके साथ पहले बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें आगे के हवाले कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने जब 3 मई को उस जगह का दौरा किया तब उन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे कांच के बोतलों में एक सफेद पाउडर पाया। इस पाउडर का इस्तेमाल आग की लपटों को तेज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा विनाश हो सके और शरीर पूरी तरीके से राख हो जाए, इसीलिए इस पाउडर का इस्तेमाल किया गया। और बाद में जब FSL गुजरात ने जब S6 केबिन का दौरा किया तो उन्हें वहाँ पर भी यही पाउडर मिला। इस घटना का मतलब सीधा सीधा गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हत्याकांड की असलियत आधिकारिक आंकड़ों से कहीं गुना ज्यादा भयानक थी। गवाहों ने FIR रिपोर्ट में दर्ज नामों के हिसाब से करीबन 70 लोग मारे गए थे, जिनमें से 49 सोसाइटी के अंदर से थे और 18 से 20 बाहर से थे। पास में रहने वाले हिंदू पड़ोसी मनोज कुमार ने ट्रिब्यूनल के सामने गवाही दी कि हमलावरों ने आदमियों के साथ छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने उनकी मां को गोद से खींच लिया और उन पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बावजूद पुलिस वहां पर खड़े होकर केवल तमाशा देखती रही। जब पुलिस कमिश्नर PC पांडे से पूछा गया तो उन्होंने अपने कंधे उचकाकर कहा कि हम संख्या में कम थे। सुबह करीबन 10:30 तक पुलिस कमिश्नर PC पांडे गुलबर्ग सोसाइटी में आए हुए थे, जिन्होंने एहसान जाफरी को भरोसा दिलाया कि आपको सुरक्षा दी जाएगी और अतिरिक्त बल भेजा जाएगा। लेकिन उनके जाने के कुछ मिनट बाद ही 10:35 तक सोसाइटी के बाहर जाहिर बेकरी और एक ऑटो रिक्शा को जला दिया गया। थोड़ी देर बाद करीबन 10:15 से 10:30 के बीच तक सोसाइटी में पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। गुलबर्ग सोसाइटी के बाहर जमा भीड़ ने दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार वो उस चीज में सफल हो गए। सोसाइटी के युवाओं ने बहादुरी से दंगाइयों का मुकाबला किया और उन्हें कई बार पीछे ढकेलने में मजबूर कर दिया, लेकिन चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, जलते हुए बोतल फेंके जा रहे थे जिससे वो टिक नहीं पाए। एक युवक के दाहिने आंख पर चोट लग गई और उसने अपनी आंख खो दी और वहीं पर एक युवक जो लॉ कॉलेज का छात्र था ने भीड़ को रोके रखा, लेकिन उसमें अपनी जान गंवा बैठा। कुछ ही देर में युवाओं को पत्थर फेंकते हुए कंधे दुखने लगे, लेकिन फिर भी
उन्होंने हार नहीं माना। कई देर तक उन्होंने दंगाइयों को सोसाइटी में घुसने से रोक रखा। फिर 12:15 से 12:30 तक हमलावरों ने सोसाइटी के पीछे की तरफ से हमला करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से पत्थर, एसिड बम, पेट्रोल बम की बारिश शुरू हो गई। 12:30 से 12:45 तक दंगाइयों ने पास के हिंदू मकान पर चढ़ गए और वहाँ से पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। करीबन 1 बजे तक सोसाइटी के एक निवासी यूसुफ को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस समय तक 80 लोगों ने एहसान जाफरी के घर में शरण ले चुके थे। 2:30 से 2:45 के बीच में हमलावरों ने सोसाइटी के पिछला गेट तोड़ दिया। इसी दौरान एहसान जाफरी को, जो भीड़ का मुख्य निशाना बने हुए थे, उन्हें उनके घर से खींच लिया गया। फिर उनके साथ 15 मिनट तक टॉर्चर किया गया। उन्हें निर्वस्त्र कर उन्हें परेड लगवाए गए, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगवाए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद दंगाइयों ने उनका उंगलियां, हाथ और पैर जो भी मिला, दंगाइयों ने उनके साथ वो सब किया जो एक हैवान करता है। फिर लास्ट में उनके टुकड़े करके उन्हें आग में फेंक दिया। करीबन 3:30 से 4:30 के बीच में दंगाइयों ने बेहद खौफनाक अपराध किया। उन्होंने 10 से ज्यादा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया, फिर उनके टुकड़े करके उन्हें आग में फेंक दिया। इसी दौरान मोहम्मद मुनव्वर शेख को 3 टुकड़े कर उन्हें जिंदा जला दिया और इस समय तक पुलिस वहां से पूरी तरीके से गायब रही। करीबन 4:30 से 5 बजे तक वहां पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस ने बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की तो 5:20 में पुलिस के दल पर पत्थरबाजी हो गई। तब पीआई पांडे ने हवा में गोली चलाने के बजाय भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अगर वो उस दिन भीड़ पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिए होते तो वो वहाँ से सही सलामत नहीं आ पाते। आखिरकार शाम 7 बजे तक कुछ लोगों को बचा लिया गया पुलिस के सुरक्षा में। उन्हें उस इलाके से बाहर निकाला गया, लेकिन जब उन्हें वैन में चढ़ाया गया तो उनके साथ केवल ड्राइवर मौजूद था। उनके सुरक्षा करने के लिए कोई और अन्य पुलिस मौजूद नहीं था। एक पारसी महिला जो उस वक्त एहसान जाफरी के साथ थी, उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने आकर गवाही दी कि उनका 12 साल का लड़का उस दिन के बाद उन्हें नहीं मिला। जब वो वहाँ पर थी तो उन्होंने मदद के लिए अपने एक रिश्तेदार जो एक बड़े वकील थे, और वो वकील ने सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुँचे। उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने उस महिला को फोन किया और उनसे पूछा कि आपके कितने परिवार वहाँ पर फंसे हुए हैं। महिला ने जवाब दिया 3, मतलब सीधा था कि उनका बेटी, उनका बेटा और वो खुद। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आसपास बाकी फंसे हुए लोगों को देखा और उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, यहाँ पर तो 40 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। कमिश्नर ने पता नोट कर लिया, लेकिन मदद बहुत देर से पहुंची। दंगा शुरू होने से पहले पारसी महिला जो एहसान जाफरी के घर में छुपी हुई थी, उन्होंने बाहर 6 से 7 लोगों को देखा जो सारी दुकानों को बंद करा रहे थे। जब एक लड़का अपनी दुकान बंद कर रहा था तभी वहाँ उसे लोग मारने लगे और वहीं पर 6 से 7 पुलिस वाले भी खड़े थे जो बस देख रहे थे। लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा था, तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और लोग उसे भी मारने लगते हैं। फिर पहला लड़का किसी तरीके से अंदर भागता है और उसके बाद उस लड़के के पीछे एक लड़का चाकू लेकर अंदर घुसा। गवाह ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन अंदर भागे उस लड़के के साथ क्या हुआ वो गवाह ने नहीं देख पाई। बाहर भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी और कह रही थी, मार डालो, काट डालो, जो गोधरा में हमारे साथ उन लोगों ने किया हम भी वही करेंगे। पहले कमरे में केमिकल छिड़का गया और फिर सिलेंडर के सील खोलकर उनमें फेंक दिया गया। सिलेंडर किसी बम की तरफ फट गए। हमलावर ने बच्चों, लड़कियों खींचकर बाहर निकाला। जो जाफरी साहब के घर से बाहर आ रहे थे उनसे तलवारों से हमला किया और उन पर किरोसिन छिड़का। जब अंत में पुलिस नहीं आई तब एहसान जाफरी ने मौजूद अपनी डायरी में सभी लोगों को फोन किया, जिसमें पुलिस, कांग्रेस, पीएम, गृह मंत्री, यहाँ तक सीएम नरेंद्र मोदी का फोन नंबर था। करीबन 2 से 2:30 तक जाफरी साहब भीड़ से माफी मांग रहे थे और गुजराती में कह रहे थे, हम सब अपनी सामान छोड़कर चले जाएंगे, बस हमें जाने दो। पर भीड़ कह रही थी कि तुमने हमारे माँ बाप को मार डाला, हम तुम्हारी बहनों को मार डालेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक पारसी महिला ने कहा कि मैं पारसी हूँ, मैं ना हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम। पर भीड़ ने कहा कि हम पारसी वारसी कुछ नहीं जानते। बहुतों की मौत घुटन से भी हुई, जो सिर्फ ताकतवर और किस्मत वाले थे वही बच पाए। इस पूरे मामले में 21 गवाह हैं जो इस हिंसा में अपने परिवार के पूरे सदस्यों को खो दिया। ट्रिब्यूनल को इस घटना की पूरी जानकारी FIR और रिकॉर्ड कम्युनिज्म कॉम्बैट की रिपोर्ट जेनोसाइड गुजरात 2002 से भी मिली। गवाहों ने जिन लोगों को हमला करते हुए देखा उनका नाम भी बताया, गिरीश प्रभुदास शर्मा, भरत राजपूत और कलीप कुमार मुन्ना। इनमें से भरत राजपूत ने अयूब को चाकू मारा था। असरवा की तरफ से भीड़ का लीड चुन्नी लाल प्रजापति, पूर्व सांसद, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहा था। वो मुसलमानों को गालियां दे रहा था और नारे लगा रहा था कि मार डालो, काट डालो, गोधरा में हमारे हिंदुओं को मार डाला, अब उनके मरने का बारी है। ओम नगर की तरफ से भीड़ का लीड मेघ सिंह दूब सिंह, पूर्व कांग्रेसी पार्षद, कर रहा था। यह वही व्यक्ति था जो पिछले साल चुनाव का टिकट देने का जाफरी साहब ने विरोध किया था। रेलवे लाइन की तरफ से 5 से 6 हजार भीड़ का लीड जगरूप सिंह राजपूत कर रहा था, जो बीजेपी बहुमत के समय अहमदाबाद का डिप्टी मेयर रह चुका था। सोसाइटी में फंसी कुछ
औरतों को लुभाकर बाहर निकाला गया कि तुम लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा, पर असल में उन्हें जाल में फंसाया गया। जो लोग गवाह बने उन्हें ट्रिब्यूनल को बताया कि एक दरिंदा जिसका नाम लाठिया था ने गवाह के भतीजी के कपड़े फाड़ दिया और उसके साथ वो सब गिरी हुई हरकतें की जो एक दरिंदा कर सकता है, और बाद में उसे मार डाला। और लाला मोहन सिंह दरबान ने, जो एक पहले से ही घर में आग लगा चुका था, उसने बाद में एक और औरत की हत्या कर दी। शाम करीबन 4:45 तक एक गवाह ने, जो पीछे के बगीचे में छुपी हुई थी, ने एक सुर सुना, भागो भागो। उसे लगा कि पुलिस आ गई। उसने एसपी टंडन से गुहार लगाई कि जाफरी साहब के घर में दम घुटने से लोग मर रहे हैं, लेकिन टंडन ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हमला इतना वेल प्लान था कि जाफरी साहब के घर में और उनके आसपास के घर के टंकियों के सारे पानी खत्म हो गए थे ताकि आग ना बुझ सके। पुलिस के आने के बाद भी आधे घंटे तक कुछ नहीं किया गया और शाम 5:15 तक जिस घर में 30 से 35 औरतें और बच्चे छुपे हुए थे, उसमें एक सिलेंडर फट गया और कुछ नहीं बचा। पुलिस कमिश्नर पीसी पांडे को भी इसमें दोषी माना गया क्योंकि उन्होंने 10:30 बजे हालात का दौरा किया और उसके बाद भी कुछ नहीं किया। गुलबर्ग सोसाइटी का पहला घर दयाराम मोची का था, जिनके 2 बेटे पुलिस में और एक बेटा शिक्षक था। बेटों के नौकरी के आने के बाद 1 मंजिला इमारत 2 मंजिले में बन गई और उनके छत से पूरी सोसाइटी भी दिखती थी। गवाहों के मुताबिक पत्थरबाजी इसी घर से शुरू हुई और दयाराम मोची को भी यह कहते हुए देखा गया और भीड़ को उकसाते हुए कि सोसाइटी में बहुत कम मुसलमान बचे हुए हैं, घुसने से मत डरो, जिससे हमलावर को रास्ता आसान हो गई। हालांकि ट्रिब्यूनल के सामने दयाराम मोची और उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा भी घर लूटा गया। उनका दावा था कि वे पिछले 12 साल से मुसलमान पड़ोसियों के बीच रहते थे और उनके संबंध अच्छे थे। चूँकि वो हिंदू थे, इसीलिए भीड़ ने उन्हें कुछ नहीं किया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें जाने दिया, जबकि सोसाइटी में मुसलमान निवासियों पर बेहद भयानक तरीके से हमला जारी रहा। एक आई विटनेस जो जाफरी साहब के करीबी सहयोगी थे, उन्होंने उस कहानी का सिरे से खारिज कर दिया जो मुख्यमंत्री और पुलिस ने फैलाई थी। जाफरी साहब ने भीड़ पर गोली चलाई थी। इस गवाह का कहना था कि इस हमले में गुलबर्ग सोसाइटी ही एकमात्र निशाना था। कुछ गवाहों ने यह भी बयान दिया कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जाफरी साहब से निजी दुश्मनी थी। यह गवाह जाफरी साहब के साथ राजकोट भी गया था, जहां मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे थे। वहां जाकर जाफरी साहब ने भरे पब्लिक के सामने यह अपील की कि मोदी को वोट नहीं देना क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, बल्कि कांग्रेस को वोट दो। यहाँ पे पूरी सोसाइटी के लोग बचने के लिए यहीं पर आ गए थे। फिर सारी जो औरतें थी वहाँ चिल्ला रही थी, बहुत आवाज़ था। मैं डरा था। हमारा गुनाह क्या है? क्या गुनाह? हम मुस्लिम, इसके लिए आज मुसलमान के घर पैदा हुए उसका गुनाह। ये लोग चिल्ला रहे थे कि जाफरी को ढूंढो, जाफरी को मारो, जाफरी कहाँ है, जाफरी कहाँ है। यानी कि एक एमपी थे तो वो हिसाब से कि थोड़ा बचत होगी, पुलिस आएगी। ये चीज़ यहाँ पर इनका एक टेबल था बड़ा और यहाँ पर भी किताबें लगी हुई थी और यहाँ पर उनका लैंडलाइन नंबर था और एक डायरी थी उनकी। यहाँ से उन्होंने फ़ोन कॉल कर रहे थे पूरे नेताओं को, कांग्रेस के लीडरों को, यहाँ के जितने उनके कॉन्टेक्ट थे, भाजपा के लीडरों को, पुलिस के बड़े अफसरों को फ़ोन किए, कोई मदद आई नहीं थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन लगाया तो मेरा मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तो जाफरी साहब बिल्कुल मायूस हो गए। जैसे उनका चेहरा उतर जाता, मायूस हो जाता है इंसान, कैसा हो जाता है शायद। मैंने बोले साथ नरेंद्र मोदी को फ़ोन लगाया और अब शब्द गालियाँ बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है। अभी जाफरी साहब होकर के उनका जो किचन था वहाँ पर गए, वहाँ पे जाके दंगाइयों को बोला कि अगर तुमको मुझको मारने से संतोष होता है तो मैं बाहर आ रहा हूँ, तुम ये औरतें बच्चे और इनको छोड़ दो। 69 लोगों को मार दिया था, 69 को। इनमें से मेरी अम्मी की लाश मिली, मेरे बड़े अब्बा की लाश मिली। वो खानदान के 10 मेंबर को मार दिया गया था। मैं मानता हूँ पूरा नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है ये चीज़ का। नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो दंगा नहीं होता। सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई, गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी। तकरीबन 9:30 बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक। के बाद में पुलिस कमिश्नर 10:30 पौने 11 बजे पीसी पांडे वो सुबह में आए थे, लगभग 10:30 बजे आए थे वो। 10:30 पौने 11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थी? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई। वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आई, खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं। वो जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा, ऐसे ही पूरी पब्लिक की दरवाजे हो गई। पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे और पीआई यहाँ का जो वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नज़ारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई, ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? वो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, एक्स एमपी रह चुके वो। यहाँ पर वो कंप्यूटर भी था उनके पास, कंप्यूटर और फ़ोन भी थे। उन्होंने सबसे बात करी, यहाँ के जितने भी नेता जो है, अहमद सिंह पटेल है, दूसरे जो 2-3 नेता और अहमद सिंह चौधरी जो कांग्रेस के जो अभी
विरोध पक्ष के नेता हैं, उनको भी फ़ोन किया, बाकी चिल्ले नरेंद्र मोदी को भी फ़ोन किया था। फिर हमने पूछा अंकल कितना टोला पड़ रहा है, कुछ सपोर्ट के लिए फ़ोन किया, बोले नरेंद्र मोदी तक को मैंने फ़ोन किया है। उससे बोले ना उम्मीद एकदम हो गई थी जाफरी साहब, बोले आप कोई बचने का सवाल नहीं उठता है। कोई सपोर्ट आने कोई यानी चांसेस नहीं ज़्यादा, दिल्ली तक फैक्स किया उन्होंने, फैक्स मशीन भी था इनके पास। फिर इधर इनका एसी है जाफरी साहब का, वो बारी वो लोग ने तोड़ी, बारी तोड़ के फिर उन्होंने इधर बाटला फेंका गैस का सिलेंडर। तो ये इधर में खड़ी तो मेरे पाँव के पास आके ही गिरा इधर। ऐसी औरतें चिल्लावे, बच्चे बेचारे चिल्लावे, वो लोग क्या हो गए, बच्चे भी नहीं औरतें भी सब। फिर भी हमने यहाँ कोशिश करी कि और लोगों को बचावे, तो वो लोग जितने भी थे अमुक को हम लोग इधर ला रहे थे, तो उसमें क्या धुआं ज़्यादा हो गया ना, तो घुटन से क्या अमुक लोग यहाँ बेहोश हो गए। ये किचन है ना जो जाफरी साहब का, यहाँ से बुझा रहे थे पानी ले लेकर, तो जलने लगा तो हम लोग पीछे हटते गए। पीछे तो ये जो बारी थी यहाँ की, तो ग्रिल विल तोड़ के हम लोग यहाँ खड़े थे, बारी तोड़ दी थी पूरी। 2 लड़के जिसका नाम भी शायद जानते हैं, मांगीलाल धुलचंद जैन नगीन पटनी, वो दोनों पीछे खड़े थे, पेट्रोल कैन लेके। तो हम यहाँ खड़े थे, हमारे ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला। ये ढाबा है ना, ये ढाबे से वो लोग केरोसिन के केरवे दे रहे थे, सब इधर इतने इंसान खड़े थे, एक नीचे खड़ा था, ये ऐसे लाइन लगा के फिर ऐसे फेंके केरोसिन पर, पूरे घर में आग, और ऐसे केरवे से छुट्टे ऐसे फेंके, मतलब ज़्यादा आग लगे ऐसा। यहाँ पर थे जाफरी साहब, पहले जाफरी साहब को बोले थे आप पीछे आ जाओ, पर नहीं, जाफरी साहब यहाँ खड़े हो गए थे। फिर यहाँ से जाफरी साहब बाहर गए, ये जो जाली है यहाँ पर खड़े थे, उसमें मेरे फादर भी थे। तो फिर यहाँ से जाफरी साहब ने बुला के इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग निर्दोष है, मैं आ रहा हूँ, मुझे जो भी करना है वो करो। मेरे फादर रोक रहे थे, उससे में तो जाफरी साहब बाहर निकल गए और जाफरी साहब को पकड़ के 5-7 लोग मारते घसीटते यूँ घुमा करके यूँ उधर से बाहर रोड पर ले गए। तो पहले वो अनवर भाई इधर बाहर बैठे थे, तो बेचारे वो लग रहे थे, एक पाँव से तो वो जाली खोलने बाहर निकले ना, ऐसे ही उसको तलवार मार दी। उनके पीछे खड़े थे तो वो लड़की को खींच लिया, फिर दोस्त को वो मक्खी के जैसे उस पर टूट पड़े। नहीं तो कोई 20 से 30 लड़के होंगे, ये बराबर बारी के पास ही। और उसके बाद सब अंदर घुसे थे, ये बाजू सब चारे बाजू मैं इधर खड़ी, मेरा बार आया, मैं पहली खड़ी थी, तो ऐसे ही मेरे को बोले कि इसको बोले साली को चढ़ाओ, बोले टेबल पे गंदी गालियाँ देते। देखो ये पंखे पे मेरा टेबल पे चढ़ाए ना, ये पंखे पे मेरा माथा है। फिर वहाँ से मैं उतरने लग गई तो मेरा दौरा खींच लिया, सोने की चैन मैंने पहनी, तो साड़ी पहनी थी, गुजराती बोलते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से बचाव हो गया। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बताया, बाकी सब डेड बॉडी गायब। बाकी सब एविडेंस मिटा दी, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ, चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। अहमदाबाद शहर से करीबन 15 किलोमीटर दूर नरोदा गांव और नरोदा पाटिया है। इस इलाके में लगभग 1000 मजदूर मुस्लिम रहते थे। इनमें से ज्यादातर कर्नाटक और महाराष्ट्र से आए हुए प्रवासी थे। पास के गोपीनाथ और गंगोत्री हाउसिंग सोसाइटी में स्थित जिन लोगों पर बचे हुए लोगों ने आरोप लगाया कि हमलावर कई वहीं से थे। दंगाइयों ने नरोदा गाँव और नरोदा पाटिया में जहाँ 1000 मुस्लिम रहते थे पर हमला किया, उससे पूरा इलाका तबाह और बर्बाद हो गया। दर्जनों बचे गवाह के मुताबिक पहला हमला 28 फरवरी सुबह 9 बजे शुरू हुआ। उस दिन बीएचपी और बजरंग दल द्वारा बंद का ऐलान किया गया। सुबह सुबह करीबन 5000 से 10,000 भीड़ ने, जो खाकी रंग का चड्डी, भागवे बनियान और सिर पर काला पट्टी बांधे हुए थी, ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। कई हमलावरों के पास तलवार, एसिड बम, पेट्रोल बम और गैस सिलेंडर भी था। दंगाइयों ने सबसे पहला हमला नूरानी मस्जिद पर किया। उसमें सिलेंडर, टायर, केरोसिन, पेट्रोल जो भी मिला उससे आग लगाना स्टार्ट कर दिया। बचाव में नरोदा के लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन पुलिस ने उल्टा शिकार हुए लोगों पर ही हमला कर दिया। पुलिस द्वारा गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। सुबह करीबन 10 से 10:30 के बीच में नूरानी मस्जिद की मीनार गिरा दिया गया। पहले ही हमले में साबिर अहमद, खुर्शीद अहमद, मंसूर अहमद और खुर्शीद अहमद का पूरा परिवार झुलस गया। इसके बाद भीड़ ने हुसैन नगर, जवाहरलाल नगर पर धावा बोल दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ट्रिब्यूनल को गवाही दी कि मस्जिद के पर हमले के बाद जिन लोगों ने अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें जला दिया। इन लोगों में से एक लड़का शारीरिक रूप से विकलांग था। एक लड़का जिसकी उम्र 20 से 25 साल होगी, उसे एक छोटी सी पान की दुकान में डालकर पेट्रोल से आग लगा दिया और लगभग 3 बजे तक हमला तेज हो चुका था और पुलिस हमलावरों पर गोली चलाने के बजाय पीड़ितों पर फायरिंग किया। शाम 5 से 6 बजे के बीच जब भीड़ अपने चरम सीमा पर थी, तब नरोदा गाँव नरोदा पाटिया की कई औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। हमले से बचे हुए लोगों ने याद किया कि स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से दंगाइयों भीड़ के साथ थी। राहत कैंप में मौजूद पीड़ित गवाहों ने वहां के एसआरपी सुरक्षा मांगने की कोशिश करी, पर एसआरपी जवान ने उन्हें सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और उन्हें दंगाइयों की तरफ ढकेल दिया। जब एक के बाद एक गवाह ने गवाही दी कि पुलिस एसआरपी ने अपनी ड्यूटी निभाने से साफ इनकार कर दिया और हमें सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया और हमारी रक्षा करने से साफ इनकार कर दिया। एक गवाह ने यह बताया कि के मौसूर वाला ने साफ शब्दों में यह कहा कि नबी आज ऊपर से आदेश आया है कि तुम्हारी जान बचानी नहीं है। अहमदाबाद
के बाहर मुस्लिम बस्तियों पर हमले की खबर कमिश्नर ऑफ पुलिस पीसी पांडे को थी। क्षेत्र के कई निवासियों ने उन्हें फोन करके मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सहायता नहीं भेजी गई। कई लोगों ने यहाँ तक यह कहा कि जब पीड़ित लोगों पर हमला हुआ तो वो डर और तकलीफ से अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे थे। तब उन पर हमलावरों ने उन्हें मारते हुए कह रहे थे, नहीं बोलो जय श्री राम। मोहम्मद हुसैन उन लोगों में से थे जिन्हें पुलिस ने गोली मार दी। उनकी पत्नी ने ट्रिब्यूनल के सामने आकर गवाही दी कि उन्होंने बताया कि जब सुबह हमला शुरू हुआ उनका 6 महीने का बच्चा गोद में लिए हुए उनके पति दूसरे ओर थे, जबकि उनके पत्नी 2 बच्चों के साथ सड़क के इस पार थी। मोहम्मद हुसैन अपने परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उनके सिर में गोली मार दी। और दूसरी ओर उनकी पत्नी पुलिस से मदद की गुहार लगा रही थी कि उन्हें उनके पति के पास जाने दिया जाए। जब वो अपने पति के पास जाने की कोशिश कर रही थी तब पुलिस वाले ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा। उसने अपने राइफल के बट से उन्हें मारने लगे। कुछ मुस्लिम युवकों ने सड़क से उठाकर हुसैन को साइड में किया। अभी उन पर एक भीड़ ने हमला करके उन पर केरोसिन डालने लगे और आगे आपको पता ही है कि क्या किया होगा उन्होंने। जब हमलावरों ने पत्नी और बच्चों के तरफ बढ़ने की कोशिश किया तब गवाह वहां से भाग गई। गोपीनाथ की सोसाइटी की तरफ पहुंची जहां उसका भाई रहता था। इस महिला ने कई युवा लड़कियों को अपनी आंखों के सामने नग्न भागते हुए देखा। उन्होंने बच्चियों को पकड़ लिया और उन्हें काट दिया। उन्होंने उनकी माओ के बाहों से खींच लिया। गवाह के चाची और उसके माँ के भाई के पत्नी की और अपने 2 बच्चों को दंगाइयों भीड़ ने जला दिया। भागते समय गवाह ने कुछ हिंदू महिलाओं से पानी मांगी, तब उन्होंने उससे मना कर दिया। जब उसने एक एसआरपी अधिकारी से पानी की टंकी तक जाने का इजाजत मांगा तो भी उसने मना कर दिया और उसने हैवान की तरह हंसते हुए कहा कि आज तो तुम्हारी आखिरी दिन है, वैसे भी तुम मरने वाली हो। दूसरी तरफ पुलिस ने राहत कैंप में मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने टेप रिकॉर्डर पर धार्मिक गीत चला दी। उन्होंने एक मुस्लिम युवक को पकड़ लिया और उसके बाल खींचने लगे और उसे धक्का दे दिया। 28 फरवरी की सुबह पहले हमले के बाद दोपहर करीबन 2:30 बजे तक दूसरा भयानक हमला शुरू हुआ। इस हमले और पहले हमले के बीच में इतना समय था कि अगर पुलिस चाहती तो फोर्स भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पास मौजूद लोगों पर तेल छिड़क दिया और उन पर जलते हुए कपड़े फेंकने लगे। कई हमलावर पास की इमारत पर छुपे हुए थे और ऊपर से आग और तेल फेंक रहे थे। जो लोग जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें लाठियों से पीटकर पीछे ढकेल दिया जा रहा था। नरोदा इलाकों में 40 से ज्यादा गवाहों ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उस दिन कमिश्नर और पुलिस पांडे को मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 बार कॉल किया गया। थोड़ी देर में उनका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक नरोदा में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई, लेकिन गवाही से पता चला है कि सैकड़ों लोगों ने इस नरसंहार में अपनी जान गंवा दी। कई परिवारों ने अपने सदस्यों को अपने आंखों के सामने जलते हुए देखा। कई आई विटनेस ने यहाँ तक यह भी बताया कि एसआरपी ने उन्हें बचाने के बजाय उन्हें गुमराह किया और ऐसे रास्तों पर उन्हें भेज दिया जहाँ पर दंगाई भीड़ पहले से ही इंतजार कर रही थी। भीड़ ने उन लोगों को बेरहमी से मार डाला और उनकी लाशों को कुएं में फेंक दिया। ज्यादातर शव जले हुए थे या फिर टुकड़ों में थे, जिससे उनकी पहचान करना लगभग असंभव था। कई परिवारों ने अपने परिजनों को अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। दर्जनों आई विटनेस ने ट्रिब्यूनल के सामने यह घटना बयान दिया कि उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कई छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया और औरतों के साथ गिरी हुई हरकतें की। एक महिला कैसर बहन जो 6 महीने की गर्भवती थी, उनके पेट से नवजात शिशु को बाहर निकालकर तलवार पर घुमाया गया, फिर माँ और बच्चों को आग के हवाले कर दिया गया। ये सब बोलते वक्त मैं काफी ज्यादा खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मुझे यूट्यूब भी यह सब बोलने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि उसके गाइडलाइंस में वॉयलेंस वाली चीजों को वो वीडियो ब्लॉक कर देता है। तो मैं थोड़े डबल मीनिंग के साथ बोलूंगा जिससे आप समझ जाना। गवाहों के अनुसार कम से कम 2 और महिलाओं के साथ इसी तरीके की दरिंदगी की गई। ट्रिब्यूनल ने एक और आई विटनेस का बयान दर्ज किया जिन्होंने मरूख बानो की बेटी कैसर बहनों के साथ हुई दरिंदगी अपनी आंखों से देखी थी। उन्होंने बताया कि कैसे 11 दरिंदों कैसर बहनों के साथ दरिंदगी की और उनके पूरे परिवार को एक एक करके आग की तरफ कर दिया। कैसर बहनों की माँ का सर धड़ से अलग कर दिया गया और बाद में जब उनका शव मिला तो उनका पहचान करना बहुत मुश्किल था। एक आई विटनेस ने बयान दिया कि जब एक 6 साल का इमरान दंगाइयों से पानी मांग रहा था तब उन्होंने उसके मुंह में पेट्रोल डाल दिया और आगे क्या हुआ आप स्क्रीन पर पढ़ लो। 76 वर्षीय पिता और उनकी बेटी कैसर बहनों जो 9 महीने की गर्भवती थी और उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। उन्होंने किसी तरह इस नरसंहार में अपनी जान बचा ली। उनके साथ एक 14 वर्षीय भतीजा जावेद इस्माइल भी बच गया। जावेद ने ट्रिब्यूनल के सामने गवाही दी कि कैसे उसके आंखों के सामने उसके माता और पिता को जला दिया गया। दंगाइयों भीड़ ने लोहे की रड लाठी लेकर आए हुए थे और चिल्ला रहे थे कि तुमने हमारी ट्रेन जला दी, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जावेद भी घायल हो चुका था जिससे वह बेहोश हो गया।
गया। इससे पहले उसने देखा कि हमलावरों ने पास के एक लड़की को पकड़ लिया और लोहे के रड से उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जावेद पर भी हमला हुआ। ट्रिब्यूनल में दर्ज गवाहों के अनुसार कम से कम 80 लोगों को जिंदा जलाया गया। तीसरी कुआं जो गंगोत्री और गोपी पार्क के पीछे था में फेंक दिया गया। 70 वर्षीय अब्दुल घानी को भी जिंदा जला दिया गया। पुलिस की खामोशी ने दंगाइयों को हिंसक बना दिया, यहाँ तक कि भीड़ ने खुलकर नारे लगाए कि मुसलमानों को जिंदा जलाओ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एसआरपी जवान दंगाइयों के साथ थे और टीयर गैस मुसलमान महलों पर फेंके जा रहे थे। एक आई विटनेस ने बयान दिया कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। जब मैं अपनी मोहल्ले की तरफ पहुंच रहा था तकरीबन 3 बजे हुए थे। भीड़ आग लगा रही थी, लूटपाट कर रही थी और पेट्रोल बम फेंक कर इमारतों को जला रही थी। एक पिता ने गवाही दी कि उसकी 22 वर्षीय बेटी सुफिया को बलात्कार कर जिंदा जला दिया गया। जब उसने बचाने की कोशिश की तो दंगाइयों ने उसे पकड़कर उसकी दाढ़ी काट दी। सिविल अस्पताल की रिपोर्ट में पुष्टि की कि सुफिया के साथ बलात्कार हुआ था और बाद में उसने दम तोड़ दी। उसके परिवार के 7 सदस्य इस हमले में मारे गए। इस ट्रेनिंग का मुख्य निशाना मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना था। कई लोगों ने यहाँ तक यह भी बताया कि इस ट्रेनिंग कैंप में आम नौजवान उग्र और हिंसकवादी बन रहे थे, यानी उनका आतंकवादी जैसा सोच वाला बनाया जा रहा था। नरोदा इलाकों में मुसलमान करीबन 1100 लोगों के घर थे। उन पर पहले लूटा गया और उनमें से 25% को जला दिया गया। उस इलाके में एक महिला शाहीना बानो ने बताया कि मोहल्ले में एक हिंदू परिवार भी रहता था, जिन्हें पहले से ही पता चल चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वे हमले से एक रात पहले ही वहां से भाग गए थे। 55 साल की सलीमा बानो ने, जो नरोदा पाटिया में रहने वाली थी, ने अपने आंखों के सामने अपने बेटों को मरते हुए देखा। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। हमारा घर नूरानी मस्जिद के पीछे था। दंगाइयों मस्जिद में आग लगा रहे थे, इसीलिए हम वहाँ से भागने लगे। तभी मेरे एक बेटे के हाथ में एक गोली लगती है और फिर उसके एक पेट में जाकर लगती है। उन्होंने बताया कि उनका लड़का 18 साल का था और उसका हाथ भी नहीं उठ रहा था, लेकिन सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिला। बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने बेटा और तो किसी ने पति। समूता बानो ने 28 फरवरी को अपना सब कुछ खो दिया, घर, सामान, बेटी की दहेज, बेटे के रोजी रोटी का साधन। उन्होंने साफ तौर पर बजरंग दल, शिवसेना और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। वे कहती रही, उन्होंने मेरे बेटी की दहेज लूट ली, इसकी शादी तय हो चुकी थी, अब लड़का आने से मना कर चुका है। उन्होंने मेरे बेटे की रिक्शा जला दी और जब हम भागे तो हमारा पूरा घर जल गया। हमले के दौरान वो लोग चिल्लाते रहे, मार दो, काट दो। हम 1 मार्च को वहाँ से निकले, तब तक हम अपने घर पर ही छुपे हुए थे। पुलिस पूरी तरीके से उनके साथ थी। वे बजरंग दल के लोग थे, केसरी पट्टी बांधे हुए। पहले पुलिस आई, मस्जिद की तलाशी ली और यह देखा कि वहाँ कोई हथियार तो नहीं है, ताकि जो हमला करने वाले लोग आए वो सुरक्षित रहे। पुलिस थाने हमारे घर के पास ही थी, लेकिन पुलिस 3 दिन तक उनके साथ खड़ी थी। हम बार बार मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। 40 साल की नसीम बानो ने बताया कि हम जहाँ भी छुपते पुलिस दंगाइयों को वहाँ पहुँचा देती। जब हमारा घर जल रहा था
तो पुलिस वहीं पर खड़ी थी। एक महिला ने ह्यूमन राइट वॉच को बताया कि उन्होंने औरतों के साथ गिरी हुई हरकतें की, उन्हें काटा और उन्हें कुएं में फेंक दिया। अब वहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ तक वहाँ कुत्ते भी नहीं मिलेंगे। समुदाबा ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और उन्होंने बताया कि कैसे दरिंदों ने कम उम्र की लड़कियों को उठा लिया, उनके साथ गिरी हुई हरकतें की, उन्हें काटा, जलाया और फेंक दिया। कुछ पीड़ितों के पास शब्द ही नहीं बचे थे कि कुछ बता सके। उन्होंने कहा, अगर हम सब सच बता दे तो आप सुन ही नहीं पाओगे। उन्होंने यहाँ तक यह भी कहा कि अब हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे, हमारी जान को वहाँ खतरा है, सब कुछ खत्म हो गया, जो कमाया था सब कुछ। एक महिला ने यहाँ तक यह भी कहा कि कुछ लड़कियां सामूहिक बलात्कार से बचने के लिए खुद ही आग में कूद पड़ी। एक 10 साल की लड़की ने कहा, मैंने सब देखा, मैंने देखा उन्होंने औरतों को 2 टुकड़ों में कर दिया। एक और औरत ने गवाही दी कि सुबह का वक्त था और खाना बना रही, मेरे घर में मेरा पूरा परिवार था, अचानक 5000 की भीड़ आई और हम सब भागने लगे, हर तरफ से हमारे घर को घेर लिया गया, SRP वाले हमें दौड़ा रहे थे। तब तक शाम के 6:30 बज चुके थे। भीड़ ने गवाह के पति को पकड़ लिया और उन्हें तलवार से सर धड़ अलग कर दिया और उनके परिवार में औरतें, बच्चे और यहाँ तक कि किसी को तक नहीं बख्शा गया। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। उन्होंने यहाँ तक यह भी बताया कि हम एक इमारत पर छुपे हुए थे, जो उनकी सांस थी, उनका शरीर भारी था, तो जो इससे वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाई। उन्होंने उन दंगाइयों से कहा कि मेरे सारे पैसे ले लो। उन दंगाइयों ने सारे पैसे, गहने सब लूट लिया, पर दंगाइयों ने उनके साथ भी वही गिरी हुई हरकत की। गवाह ने यहाँ तक यह भी देखा कि बाहर कुंवारी लड़कियों के साथ दंगाइयों ने उनके कपड़े फाड़ उनके साथ गिरी हुई हरकतें करने लगे, यहाँ तक कि छोटे छोटे लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया। यह सब 2:30 बजे रात तक चला और एक एम्बुलेंस आई और गवाह उसमें बैठ गई। गवाह खुद भी घायल थी और उनके पति, उनके बेटी और उनका बेटा भी घायल था। गवाह की पति और उनके बेटी 3 दिन बाद अस्पताल में अपनी दम तोड़ दिया क्योंकि वो काफी जल चुके थे। पुलिस वहाँ आई थी, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि ऊपर से आदेश आया है कि मदद ना करो। सैकड़ों अन्य लोगों ने नरोदा पाटिया के कई लड़कियों और महिलाओं के साथ सामूहिक गलत काम करते हुए देखा। कई अनपीड़ित परिवारों ने यहाँ तक यह भी कहा कि हम अपने घर पर थे और बाहर बहुत तनाव था। डर के माहौल में हम पास के एक सोसाइटी में शरण लेने पहुंच चुके थे। कुछ हिंदू सोसाइटी के लोग आए और बोले हमारे घर पर चलो, वहाँ सुरक्षित रहोगे, लेकिन जब हम अंदर गए तो सिर्फ वहाँ पर मर्द थे, कोई औरत ना बच्चे, कोई नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि भागो, नरोदा की तरफ भागो। हमने उनसे गुहार लगाई कि हम SRP कॉलोनी की तरफ जाने दो, शायद वहाँ सुरक्षा होगा, लेकिन SRP ने कहा तुम्हें पीटने के लिए 24 घंटे का आदेश मिला है। इसके बाद सोसाइटी वालों ने हमें सड़क पर धकेल दिया और बोला नरोदा की तरफ भागो, लेकिन गवाहों ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत दूर था। तभी उन्हें लाठियों से और हकी के डंडों से पीटने लगे और वो चिल्ला रहे थे, तुम यहाँ पर दंगा करने आए हो, निकलो यहाँ से, चले जाओ। हम वहाँ किसी तरीके से निकले, लेकिन बाहर हजारों भीड़ इंतजार कर रही थी, हाथों में तलवार और पेट्रोल किरोसिन बम लिए हुए। भीड़ ने सभी मर्दों को पकड़कर पीटने लगे और किरोसिन छिड़क दिया। गोपीनाथ सोसाइटी के लोगों ने मुस्लिम लड़कियों को अलग खड़ा करने लगे, फिर उनके साथ सामूहिक गिरी हुई हरकतें की। वहीं पर कुछ लोग छत पर छुपे हुए थे और ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हम छत पर 400-500 लोग छुपे हुए थे। दंगाइयों ने लड़कियों को कपड़े फाड़ने लगे और 2 लोग लड़कियों को पकड़ लिया और 20 से 25 आदमियों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। लड़कियां चिल्ला रही थी और उनका चीख सुनकर खून खौल उठ रहा था। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को करीबन 24 घंटे का समय दिया हुआ था ताकि हमें वो पीट सके। अगर वो हमें 2 घंटे का भी समय दे चुके होते तो हम उनका सामना कर लेते। उन्होंने यहाँ तक यह भी कहा कि लड़कियों की चीख आज भी हमारे कानों में गूंजती है। आसिफ खान ने जब SRP से मदद की गुहार लगाई तो उसे बुरी तरीके से पीटा गया। आई विटनेस ने यहाँ तक यह भी कहा कि हम SRP जवान सहित गोपीनाथ सोसाइटी के कुछ लोगों को भी पहचान कर सकते हैं। इस हमले में कम से कम हमारे 21 नौजवानों को गोलीबारी में भी मौत हो गई। नरोदा पाटिया हत्याकांड में जो लोग किसी तरीके से जिंदा बच गए, उनके पास उनका अपना अस्तित्व या उनका घर का कोई सबूत नहीं बचा, क्योंकि उनके परिवार के लोग मारे गए, उनका शव तक नहीं मिला, सब कुछ जला दिया गया, सिर्फ बचा राख। इसीलिए वे मृत्यु प्रमाण तक नहीं बनवा सके। ज्यादातर परिवार दूसरे राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान वापस चले गए क्योंकि नरोदा पाटिया में अब उनका घर तक नहीं बचा। नरोदा गांव और नरोदा पाटिया में VHP के उकसाने वाला पुराना इतिहास भी रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1999 में एक दरगाह को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर मूर्ति स्थापित कर दिया गया। उस समय स्थानीय पुलिस ने दरगाह का मरम्मत कराया और 10 से 15 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें डॉक्टर जयदीप पटेल, माया कोडनानी और अमरीश पांडे भी शामिल थे। तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या ने पुलिस पर दबाव डालने की कोशिश की। पुलिस अड़ी रही और कानून तोड़ने वालों को पीछे ढकेलने पर मजबूर कर दिया।
ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर के मीडिया गुजरात दंगे में हिंसा और सरकारी लापरवाही को उजागर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, लेकिन कुछ स्थानीय मीडिया पर हिंसा भड़काने का आरोप भी है। 5 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय मीडिया ने गुजरात दंगों के दौरान जो हो रहा था, हिंसा, प्रशासन की नाकामी और संगठित हमले, इनसे देश दुनिया के सामने उजागर कर रहा था, जिससे सरकार पर दबाव बना। लेकिन वहीं कुछ स्थानीय मीडिया जैसे कि संदेश पर गंभीर आरोप लगा कि वो जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रहा है और ऐसे खबर छाप रहा है जिससे दंगा भड़के, और अपनी रिपोर्टिंग में ऐसे भाषाओं और हेडलाइन डाला जो गुस्सा, नफरत और बदले का भावना बढ़ाती है। 5 अप्रैल 2002 को PUCL और शांति अभियान विस्तृत रिपोर्ट में साफ कहा कि संदेश ने अपने हिंदू पाठकों को सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया, दंगे की आग को और भड़काया। संदेश ने विशेष रूप से कोदरा के अगले दिन ही भड़काऊ हेडलाइन और तस्वीर रिपोर्ट पेश करने लगी। अवेंज ब्लड विथ ब्लड, यानी खून का बदला खून से। मार्च के पहले हफ्ता में ही जब गुजराती मुसलमान हज से लौट रहे थे, तब उसने एक हेडलाइन पेश की, हिंदुओं सावधान हो जाओ, हज यात्री घातक साजिश के साथ लौट रहे हैं। इसके प्रभाव से हज यात्रा से लौट रहे लोगों को मन में इतनी डर हो गई कि वो अपने घर पर पहुंचने के लिए सेना अधिकारियों की मदद ले रहे थे। गुजरात हिंसा की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सीधा तौर पर खतरा झेलना पड़ा, गाली, धमकियां, यहाँ तक कि शारीरिक हमला भी हुआ। और दूसरी तरफ उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर आरोप लगाया कि वो हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं और पीड़ितों की पहचान बता रहे हैं, जिससे दंगा और भड़के। ऑल इंडिया रेडियो की गोधरा कवरेज पर आपत्ति जताई, खास तौर पर उस रिपोर्ट पर जिस पर कहा गया है कि पहले झगड़ा तब हुआ, मुस्लिम चाय वाले के पैसे देने से मना कर दिया कार सेवकों ने। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि उन्होंने हिंसा की गंभीरता बढ़ा चढ़ा कर दिखाई। RSF रिपोर्टर्स के अनुसार 7 अप्रैल अहमदाबाद गांधी आश्रम में पुलिस ने करीबन 20 पत्रकारों और मीडिया रिपोर्टर पर हमला किया, यानी जो लोग हिंसा की सच्चाई दिखा रहे थे उन्हें निशाना बनाया गया। उस दिन भाजपा युवा मोर्चाओं ने 2 शांति प्रदर्शन को भी रोक दिया। NDTV के कैमरामैन को जब एक पुलिस अधिकारी ने कैमरा बंद करने को कहा, तब उसने इसकी वजह पूछा तो उसने उसके सिर पर डंडे से वार किया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे ICU में ले जाना पड़ा। गवाहों ने यहाँ तक यह भी बताया कि कई अन्य पत्रकारों और मीडिया रिपोर्टर्स को पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। SRF ने यह भी दर्ज किया कि एशियन रिपोर्ट के एक पत्रकारों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं का इंटरव्यू ले रहा था, जहां मुस्लिम महिलाओं पुलिस का बर्बरता के बारे में बता रही थी। एक कमर खोद रहता 2 बजे इनामुल भाई, उन्होंने बोला कि भाई 10 खड्डे करो बड़े बड़े, ऐसी बात हो गई है कि मुस्लिम लोगों को इतने जना मर चुके नहीं है न वो है। तो हमारे तो हाथ पाँव खुल गए कि 10 खड्डे करने ने लाशा वाशा लेके आएगा कौन। उन्होंने बोला खाली अपने हाल में तुम खड्डा करो, लाशा वाशा लाने की तुम फिक्र मत करो, लाशा भी आ जाएगी। फिर वो 1 तारीख के दिन जो डेड बॉडी हमने देखी तो हमारी खुद की हिम्मत टूट गई, क्योंकि डेड बॉडी का सीन इतना डेंजरस था कि आप बाजू में खड़े हो, तुम बाजू में नहीं खड़े रह सकते थे। उनको अपने हाथ रखो ना तो पूरी चमड़ी गायब हो जाए, अंदर हमारी उंगलियाँ चली जाए। खाली सिर के बाल खेलते तो सिर के बाल टोटल बाहर आ जाए। कोई भी तरह से आप लोग को समझ इतना पड़े कि सामने लोग उठाना कैसे, कैसी कोलसा हो जाए थी ना, मत पूछो ऐसी बात थी। खाली कोयले के अपने हड्डियों के ढांचे ही दिखे, मास्क तो कुछ दिखे नहीं। नरोड़ा पाटिया है, अपने गुलबर्ग सोसाइटी है। औरतों की तो यहाँ पे डेड बॉडी है, की हालत क्या है उसके बारे में? 3 लेडीज़ की तो हमारे हाथों से, हमने हमारे हाथों से नाल काटी है। क्या किया? नाल काटी, जो प्रेगनेंट थी ना, बच्चा भी साथ में, लेडीज़ भी साथ में, नाल हमारे हाथों से काटी है। बच्चे भी मर गए? हाँ, मत बात करो आप, मेरी बात सुनो, वो लेडीज़ की आप बात ही मत करो। कहने का मतलब क्या, जो उनके जिस्म को भी आप नाखून के ना उसके घाव देखो, तुम्हारे खुद हैरत में पड़ जाए। क्योंकि लेडीज़ के सीना होता है ना, सीने को भी आप घाव देखोगे तो तुम्हारी अक्ल काम नहीं करेगी। ऐसी डेड बॉडी आती थी कि कोई पहचान में नहीं आता था, हड्डे आते थे इतने पीस, खाली जो आता है ना गोश्त बोलते हैं ना थोड़ा बहुत, और हड्डियाँ जो होती है वो आई थी, बस पहचान में नहीं आ रही। यानी प्रूफ मिटा दिया यूँ, यानी तुम ये लोग ये प्रूफ मिटा दो तो अपने यहाँ बच जाएंगे। यानी मेरे घर के भी 10 इंसान इसमें मरे हुए, इसके घर के 19, मेरी मदर, दादी, बड़े बा, चाची, 2 भाभी, 2 भतीजी, 1 भतीजा, 1 भाई, सब इसके भी पूरे घर वाले थे। टोटल इनको हमारे सामने ही शहीद करा था, पूरे सबको जलाया, काटा, मारा। मेन जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, पुलिस ने FIR के अंदर से उनके नाम हटा दिए थे और अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आधे लोगों को अरेस्ट करा है और आधे ऐसे ही घूम रहे, जो मेन जो है ना विश्व हिंदू परिषद के, वो घूम रहे। हाँ, बड़े जो थे ना, मेन जो कलाकार आगे जो, जैसे भरत राजपूत है, भरत तेली है, अतुल वेद है, फिर वहाँ का कॉरपोरेटर जगरूप सिंह, फिर मेघ सिंह, वो भी कांग्रेस में, अभी जगरूप सिंह कांग्रेस में आ गए, पहले भाजपा में थे, फिर और चुन्नीलाल प्रजापति। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अब हम पक्के रहेंगे तो मिलेगा नहीं इंसाफ। अगर हम फूट गए, अगर हमको पैसे की लालच दे रहे, किस किस्म का लालच है? केस को बंद कर दो, ये इंसान को तुमने नहीं देखा था, ये नहीं था वहाँ पर, दूसरा था, ऐसा लिखा दो, हम तुमको इतना दे रहे हैं। आपको कितना ऑफर आया? बहुत ऑफर आया था, पर नहीं, ये पैसा हमारे लिए आराम है, तो उनके गोश्त का पैसा हो जाए।
कई गवाहों ने यहाँ तक यह भी कहा कि आरएसएस, बीएचपी और बीडी के लोगों ने गोधरा की तस्वीरों को फोटोकॉपी करके आम लोगों को दिखाते थे ताकि लोगों के अंदर गुस्सा और आम नागरिक दंगों में शामिल हो जाए। उसी अखबार में एक और हेडलाइन थी जहां साबरमती एक्सप्रेस से 2 हिंदू लड़कियों को उठा लिया गया और उनके शरीर कलेल के पास एक तालाब में बहुत बुरी हालत में फेंका गया। खबर में यहाँ तक यह लिखा गया है कि शरीर पर अत्याचार कई बार गलत काम करने का निशान है। बताया गया कि इस खबर के बाद और घटना तेज हो गई। जांच में पुलिस ने यह बताया कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। इसी बीच संदीप ने बिना किसी रोक टोक को मुसलमानों को मर्डरर और देशद्रोही कहता रहा। 1 मार्च की रिपोर्ट में 27 फरवरी की सुबह 11:30 बजे रेल के ट्रैक के पास स्थित एक मस्जिद के भीड़ को उकसाया गया। रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो, इस्लाम खतरे में है। इसके जवाब में भीड़ ने ट्रेन के डब्बे में आग लगा दी और राम सेवकों पर हमला कर दिया गया। यह कहानी भी पूरी तरीके से झूठ थी। 8 मार्च को जब मुस्लिम नेताओं ने मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन अखबार ने इसका उल्टा यानी अजीब और पहली बार हुआ बताया, जिससे यह गलत धारणा बनी कि जिससे मुस्लिम आमतौर पर देशद्रोही और शांति भंग होते हैं। गोधरा की घटना होते समय संदेश अखबार ने बहुत तीखी और भड़काऊ भाषण देने वाला शब्द का उपयोग किया, लेकिन बाद में पूरी गुजरात दंगों पर उसकी भाषा पूरी तरीके से गायब हो गई। इससे साफ पता चलता है कि अखबार ने सरकार की तरफ दंगों का गोधरा का जवाबदेही बताया। गोधरा हिंसा के दौरान कई बार ऐसी गलत खबर छापी, उन्होंने अफवाहों को और भड़काया। 16 मार्च की रिपोर्ट में वडोदरा के मच्छीपीट इलाके के घटना बताई, जहां 4 मुस्लिम युवकों ने एक टाटा सुमो में हथियार ले जाने का आरोप लगाया। संदीप ने इस रिपोर्ट को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि जैसे वो पूरी गाड़ी हथियारों से लैस थी, लेकिन असलियत यह थी कि उन युवकों के पास केवल एक ही बंदूक थी जिसके पास उनका लाइसेंस था। हिंसा के पूरे दौरान संदेश अखबार लगातार यह नफरत फैलाता रहा कि मुसलमान देशद्रोही होते और पाकिस्तानी समर्थक होते हैं। शहर या राज्य के जिन इलाकों में मुसलमान आबादी ज्यादा होती थी उन्हें मिनी पाकिस्तान कहा गया। 7 मार्च की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोधरा में कराची कनेक्शन है, क्योंकि कराची में एक गोधरा नाम इलाका मौजूद है। 1 मार्च को छपी एक रिपोर्ट की हेडलाइन की खबर यह है कि शहर के नौयार्ड इलाकों में मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और पुलिस को यहाँ पर रहने वाले अपराधी यूपी प्रवासियों पर नजर रखनी चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि उन बस्तियों में मुसलमान उस समय भय और असुरक्षित में जी रहे थे। लेकिन संदेश ने इस हकीकत को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। गुजरात समाचार में कई ऐसे भी खबर छपी जिनमें लोगों में डर और गुस्सा फैलाया गया। अखबार में यहाँ तक यह लिखा कि मंदिरों को उड़ाने की साजिश है, हथियारों से हमला हो सकता है, लेकिन इनके पीछे कोई सबूत नहीं था। 26 मार्च को उसने यह भी छापा कि साबरमती एक्सप्रेस पहले से ही प्लान थी और कुछ लोग अपराध करने के लिए तैयार थे। ये सारी बातें अफवाह थी, लेकिन इसके डर और आतंक फैलाने के लिए छापा गया। हालांकि संदेश और गुजरात समाचार जैसे और भी खबरें को छापा गया जो स्वतंत्र मीडिया ने अपने हिसाब से शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए छापा। उदाहरण के लिए कुछ अखबारों ने यहाँ तक हिंदू और मुसलमानों समुदायों की रिपोर्ट छापी जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, मिलकर राहत कैंप चला रहे थे और इलाके में दंगा फैलने से रोक रहे थे। इन खबरों को देखकर ऐसा लगता है कि गुजरात में नफरत नहीं है। इस खबर में लगातार ऐसी घटना भी छापी जहां हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे की मदद की। यहाँ तक कि कई हिंदुओं ने कट्टर हिंदू पंथ का विरोध भी किया। उदाहरण के लिए अहमदाबाद के नरोडा में स्थानीय चरवाहों ने 175 मुसलमानों की जान बचाई। भावनगर में हिंदू डॉक्टरों ने मुसलमानों का घर जलने से रोका और घायलों को इलाज किया। कई इलाकों में हिंदुओं ने राहत कैंप चलाए और अनाज, कपड़े और यहाँ तक कि शादियों का भी व्यवस्था किया। इस अखबार ने कुछ पॉजिटिव घटनाओं का भी रिपोर्टिंग किया। एक सरपंच महिला ने अपने गांव में दंगा रोकवा दिया। 8 मार्च की खबर में वगरा, पलेज, तोलका और भरूच में शांति समिति बनने की भी खबर थी। 10 मार्च को कविता गांव में हिंदू परिवारों ने 15 मुसलमानों की जान बचाई। जुहारपुरी में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को भी बचाने की रिपोर्ट आई। साथ ही साथ यहाँ तक यह भी रिपोर्ट आया कि हिंदू और मुसलमान समेत दोनों का घर लूटा गया। इसी तरह हर जगह नफरत नहीं थी, कुछ जगह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जान बचा रहे थे। 12 मार्च की खबर में लिखा था कि देहगाम में एक हिंदू परिवार ने 20 मुसलमानों को अपने घर में छुपाकर बचाया। भलेज गांव में मुस्लिम और हिंदू मिलकर राहत कैंप चला रहे थे। 15 मार्च की खबर में यह आया कि मुस्लिम औरतों ने हिंदुओं की जान बचाई और अलग अलग जगहों पर दोनों समुदायों ने मिलकर शांति बनाया। गुजरात सरकार ने मीडिया पर एकदम पक्षपाती तरीके से कदम उठाया। जिन टीवी चैनलों ने सरकार की नाकामी और सच्चाई दिखाने की कोशिश की जैसे स्टार न्यूज, उससे तुरंत बैन करा दिया गया। लेकिन संदेश जैसे अखबार जो खुलेआम नफरत फैला रहे थे और झूठ फैला रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। मतलब सरकार को सच्चाई दिखाने वाली मीडियाओं से दिक्कत थी। बाद में स्टार न्यूज पर बैन तभी हटाया गया जब उन्होंने वादा किया कि सीएम को चैनल पर आकर उनकी बात रखने का मौका दिया जाएगा, मतलब सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जब इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी तरीके से सच्चाई दिखाने की कोशिश करी तो अखबार के एडिटर वीरेंद्र कुमार पर सरकार और संगठन
संगठन के नेताओं के द्वारा धमकी और दबाव डालने की कोशिश करने लगे ताकि वो रिपोर्टिंग बंद कर दे और नरम पड़ जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और सच्चाई छापते रहे। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि rediff.com पर BHP के चेयरमैन जो 96 साल के शास्त्री थे उनका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में शास्त्री ने खुलकर माना है कि 28 फरवरी सुबह मुसलमानों के दुकानों को निशाना बनाने के लिए एक लिस्ट तैयार करी गई थी जिन पर हमला होना था। उन्होंने कहा कि जो गोधरा में हुआ हम बहुत गुस्से में थे और जो हमारे लड़कों ने किया उससे हम गलत नहीं कह सकते। उन्होंने यह भी बताया कि BHP वालों ने 50 वकीलों की टीम बनाई रखी थी जिससे जो लोग दंगे में गिरफ्तार होंगे उन्हें वापस छोड़ा लिया जाए, क्योंकि वे सभी RSS के विचारधारा के लोग थे। लेकिन बाद में कुछ RSS के नेताओं ने शास्त्री को बूढ़ा कहा और उन्होंने कहा कि आपने शायद ठीक से सुना नहीं होगा। लेकिन इंटरव्यू ले रही शीला भट्ट के पास इंटरव्यू का पूरा रिकॉर्डिंग था, यानी ये बातें बनाई नहीं गई। जिस मैगजीन के शास्त्री खुद एडिटर थे उन्होंने अप्रैल के अंत तक गोधरा के बाद जो भी गुजरात में हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी को खूब तारीफ की। इससे साफ दिखता है कि इंटरव्यू में उन्होंने जो भी कहा वो सब गलत नहीं थी, बल्कि वो उस समय असली सोच और योजना को दिखा रहे थे। प्रभात अखबार का डायरेक्टर आशीष कोठारी ने एडिटर गिल्ड के सामने अपनी साफ साफ गवाही दी कि 27 फरवरी को तलवारें और शराबें बांटी जा रही थी, यानी ये सभी को पहले से ही तैयार किया जा रहा था। कुछ मित्रा अखबार में कई दिन पहले ही एक मौलाना का बयान छपा जिसमें वो गोधरा में जो भी हुआ और उसमें अफसोस जता रहा था, यानी इन जैसे अखबार माहौल को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। सौराष्ट्र समाचार अखबार ने 2 मार्च को ऐसे विश्लेषण निकाला जिससे हिंदू और मुस्लिम में शांति और भाईचारा बनी रही, लेकिन दूसरी तरफ कुछ छोटे बड़े अखबार ऐसे हिंसा भरे बयान छाप रहे थे जिससे और नफरत फैले। 3 अप्रैल को ऐसी खबर छपी जिसमें लिखा हुआ था कि आनंद जिले में इसलिए दंगा भड़का क्योंकि वहाँ पर एक मुस्लिम पुलिस वाला अफसर था। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े हेडलाइन में लिखा हुआ था कि मुसलमानों को साबित करना होगा कि वो सच्चे भारतीय हैं। 1992 से पहले पत्रकार और न्यूज रिपोर्टर बिना किसी डर और सुरक्षा के रिपोर्टिंग कर सकते थे, लेकिन 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई जिससे पत्रकारों ने ये सब सच्चाई दिखाने लगे, यहाँ से भीड़ ने पत्रकारों को निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन नेताओं का पोल खुल सकता है। इसी तरह 2002 के दंगे में आम रिपोर्टर्स ही खतरे में नहीं थे, बल्कि मुसलमान पत्रकार कई गुना ज्यादा खतरे में थे क्योंकि वो साफ भीड़ का निशाना बन सकते थे। इसीलिए उनके न्यूज चैनल ने प्रेस कार्ड पर झूठा नाम लिखा जिससे वो जिंदा वापस आ सके। 11 जून को नरेंद्र मोदी ने कहा जो पत्रकार गुजरात दंगे को कवर कर रहे हैं उनका हश्र डैनियल पर्ल जैसा हो सकता है, इसीलिए सामुदायिक दंगों को अपने जोखिम पर ही रिपोर्टिंग करो। जब ट्रेन के इस डब्बे में मारे गए यात्रियों की खबर फैली तब अयोध्या से लौट रहे कार सेवक बहुत गुस्से में हो गए और उन्होंने सिग्नल फलिया के पास एक मस्जिद पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए 30 आंसू गैस और 14 गोली चलाई। इसके बाद S5 S6 केबिन को अलग कर दिया गया और बाकी ट्रेन को आगे कर दिया गया। दोपहर 12:40 में जब ट्रेन निकली रास्ते में वडोदरा स्टेशन पर कुछ कार सेवकों ने 2 से 3 लोगों को चाकू मार दिया, जिससे आने वाली घटना का साफ संकेत मिल रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 मार्च 2002 को एक ऐसे व्यक्ति का बयान दर्ज किया जो ट्रेन में जले हुए 22 साल युवक के पिता थे। उन्होंने कहा कि मेरे जो कुछ इलाके में हो रहा है मैं उससे बहुत दुखी हूँ। मेरे बेटे के अंतिम संस्कार में आए हुए लोगों से मैंने हाथ जोड़कर अपील की कि नफरत छोड़ दे और शांति बनाए रखे। मैं नहीं चाहता कि मेरे तरह कोई माँ और बाप अपना बेटा खो दे। कई इलाके में जहाँ मुसलमान बस्तियां थी वहाँ मौजूद हिंदुओं के घर में निशान लगाए गए ताकि जब दंगा शुरू हो तो उनके घर निशाना न बन सके। यह निशान भागवे रंग का झंडा, राम या हनुमान जी का फोटो या फिर केसरी रंग से बना हुआ निशान था। ट्रिब्यूनल के सबूत से यह पता चला है कि 27 फरवरी से कुछ दिन पहले ही ये सारी चीजें प्लान कर ली गई थी। बाद में इन निशानों का इस्तेमाल यह कहा गया है कि ये गोधरा की प्रतिक्रिया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि पहले से ही ये सब तैयार कर ली गई। जिन हिंदू घर में ये सारी निशाने लगाई गई थी उन्हें दंगों के बाद एक भी नुकसान नहीं सहना पड़ा। यह दंगा अचानक भड़की हुई भीड़ का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक प्लान था। हमले में जो भी हथियार यूज किया गया जैसे कि तलवार, लोहे की रॉड, वो सभी एक ही ब्रांड के थे, यानी कि इसे पहले से ही खरीद कर अलग अलग जगहों पर बांट दिया गया। कई जगहों पर हमले के लिए बड़े बड़े ट्रकों में और टेम्पो में लाद कर गुंडे को लाए गए। यह गुंडे यूपी और महाराष्ट्र से आए हुए गुंडे थे। गाँव वालों के अनुसार दिन के 500 रुपए और रात के 1000 रुपए दिए जाते थे और इनके पास शराब, पानी, नमकीन और भी खाने के लिए सामान थे। और ये किराए के गुंडे नशे की हालत में जय श्री राम और हिंदू बच्चा राम का, मुसलमान बच्चा हराम का जैसे नारे लगाते हुए जा रहे थे। इस वीडियो में बताने के लिए बहुत कुछ है जिससे ये वीडियो 2 घंटे लंबा हो सकता है, पर मैं उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मैं भी थक चुका हूँ इससे बनाते बनाते। 2002 में जो भी हुआ किसी एक धर्म पर हमला नहीं, पूरी इंसानियत को घायल करने वाला हमला था। नफरत की आग सिर्फ एक घर को नहीं जलाती बल्कि पूरे मोहल्ले को राख बना देती है। कभी किसी मजहब ने खून नहीं मांगा है, इंसानों ने मांगा है। इसीलिए ये घटना याद रखना जरूरी है, नफरत के लिए नहीं, सीखने के लिए, ताकि अगली बार कोई हमें अगर धर्म पर बांटने आए हम समझ सके असली दुश्मन कोई मजहब नहीं बल्कि वो सोच है जो इंसान को इंसान से अलग करता है। कई लोग आज डर में जीते हैं। मुसलमान
सोचते हैं कि वे खतरे में हैं, हिंदू सोचते हैं कि हम बदला लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। पर सच यह है कि डर और बदला सुरक्षा नहीं देता। हमारी सुरक्षा किसी नेता की भाषण से नहीं आती, वो भरोसे से आती है। जब नेता कहे कि तुम्हारा दुश्मन वही एक धर्म वाला है, तो उससे पूछो किसका फायदा है। अगर जवाब वोट है तो उसकी बात मत सुनो। हम एक दूसरे के साथ ही खड़े होकर सुरक्षित हो सकते हैं। टीवी पर आकर, स्टेज पर आकर वो भाषण देते हैं कि तुम खतरे में हो, और कुछ दूसरे नेता हमें 15 मिनट वाले भाषण की लाइनों में खड़े कर देते हैं। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे लोग रोडों पर ठोकरे खाएंगे, अस्पतालों की लाइन में लगेंगे, पर वे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे। वे लोग 5 स्टार होटलों में रुकेंगे, अच्छे अस्पतालों में जाकर इलाज कराएंगे, अपने बच्चों को विदेश में सेटल होने के लिए भेज देंगे। आज तो तुम्हें पता ही है कि हमारे इंडिया का हालत क्या है, रोडों का हालत क्या है, और अस्पतालों का तो भूल ही जाओ। चलता हूँ, बाय। कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगी।